स्वागत आप सभी का एचडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस में कंप्यूटर में आज हमारा होगा टेस्ट नंबर दूसरा। इससे पहले हमने आपको एक सेट करा दिया, अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप जरूर देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि कंप्यूटर जो है वो डाटा को स्वीकार करता है। जाहिर सी बात है, जब भी हम कोई डाटा देते हैं या कोई निर्देश देते हैं तो कंप्यूटर से स्वीकार करता है, बिल्कुल सही है। वह डाटा को प्रोसेस भी करता है, ये बात भी सही है। उस निर्देश को कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करता है, हम लोग जानते हैं इस बात को। फिर कह रहा है कि प्रोसेस करके वो जो उसका आउटपुट होता है उसे वो उत्पन्न करता है। प्रोसेस करने के बाद जाहिर सी बात है जो हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं जैसे मॉनिटर, उसकी सहायता से दिखाता है, या जो भी प्रोसेस किया हुआ रिजल्ट रहता है उसे वो मेमोरी के अंदर स्टोर भी कर सकता है, चाहे तो आउटपुट में दिखाए चाहे तो स्टोर करे। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो कह रहे उपयुक्त सभी कथन सही है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से डी आंसर आपका हो जाएगा राइट आंसर। बहुत ही आसान सा सवाल था। देखिए, कंप्यूटर के बारे में आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो डाटा को स्वीकार भी करता है, डाटा का प्रोसेस भी करता है और उसका आउटपुट उत्पन्न कर सकता है, या तो क्या कर सकता है, उस जो भी डाटा हमने दिया उस डाटा को प्रोसेस करने के बाद वो स्टोर करके अपने पास रख भी सकता है। बहुत आसान सा सवाल था। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन करिएगा। कह रहे हैं हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भौतिक भाग होता है जिसे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जाहिर सी बात है भाई, हार्डवेयर को हम देख सकते हैं और उसे छू भी सकते हैं। कह रहा है कि कंप्यूटर की स्पीड जो होती है वो सामान्यतः हार्डवेयर पर निर्भर करती है। क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल सही है साथी, क्योंकि आप जानते हैं हार्डवेयर में हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी भी होता है, रैम, ठीक है। और इसी तरह से आप जानते हैं रीड ओनली मेमोरी भी हमारा हार्डवेयर होता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, अगर हार्डवेयर ना हो या फिर हार्डवेयर ही कमजोर हो तो हमारा कंप्यूटर बेहतर काम नहीं कर सकता। तो कंप्यूटर की स्पीड वो हार्डवेयर पर निर्भर करती है। इस प्रकार सी आंसर आपका हो जाएगा राइट आंसर। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। बहुत ही आसान सा सवाल था। हार्डवेयर के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर का एक भौतिक भाग होता है जिसे हम देख सकते हैं, छू भी सकते हैं। कंप्यूटर की स्पीड याद रखिएगा वो हार्डवेयर पर निर्भर करती है। कंप्यूटर के मुख्य घटक जो है वो मदरबोर्ड होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, फिर कंप्यूटर कोर्स होता है, ये सब हार्डवेयर होते हैं। माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, इनमें से कोई भी अगर बेहतर नहीं होगा तो कंप्यूटर बेहतर से काम नहीं करेगा, ठीक है। थोड़ा सा अब आगे लेकर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कौन सा ऐसे मदरबोर्ड का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। मदरबोर्ड क्या होता है आप लोग जानते होंगे। आपने कई बार देखा होगा कंप्यूटर जहाँ पे डेस्कटॉप होगा वहाँ पे बक्सा टाइप का ऐसा रखा रहता है, जिसमें आपने देखा होगा कि इस तरह से सीडी ड्राइव बना रहता है और बटन भी लगा रहता है। और इस पूरे बक्से को आप लोग क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो सर ये सीपीयू है। और इसी के बगल में आप जानते हैं ऐसे करके रखा रहता है आपका मॉनिटर, ये ऐसे मॉनिटर और इसका जो है लिंक तार से लगा रहता है। तो ये इस पूरे बक्से को आप क्या बोलते हो, सीपीयू बोलते हैं, है ना। पर ऐसा सच नहीं होता है। जब आप इस बक्से को ओपन करोगे, खोलोगे, तो आप पाओगे कि बक्से में एक ऐसे प्लेट रहता है, जैसे आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो। तो आप इस पूरे बॉक्स को क्या बोलते हो, आप इस पूरे बॉक्स को बोलते हो सीपीयू। और जब हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं, यानी इसको हटा करके जब हम इसे ओपन करते हैं तो उसके अंदर साथ ही इस तरह का पूरा प्लेट मिलता है और इसी पूरे प्लेट को हम क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस पूरे प्लेट को क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड बोलते हैं। और इस मदरबोर्ड में आप देखेंगे कई सारे पोर्ट होते हैं। जैसे आप देखिएगा इस तरह से ये वाला पोर्ट बना हुआ है, इस तरह से पोर्ट बना हुआ है, ठीक है। कई सॉकेट होते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग प्रकार का सॉकेट होता है, ठीक है। इसी में आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, सीपीयू। ये छोटा सा अलग पूरा डिवाइस होता है, वो पूरा बक्सा सीपीयू नहीं होता है, सीपीयू ये वाला डिवाइस होता है। आप इसमें देखेंगे तो रैम लगाने के लिए अलग से जगह बना हुआ रहता है, और भी जो इसके इंस्ट्रूमेंट है वो से आप लगा सकते हैं। हार्ड डिस्क लगाने के लिए अलग से स्पेस बना रहता है, ठीक है। तो इस पूरे बॉक्स को, इस बॉक्स का जो बॉक्स के अंदर जो ये पार्ट है इसको हम मदरबोर्ड बोलते हैं, ठीक है। अब इसी के अंदर हमें सारे पार्ट्स को डिटेल में पढ़ना है। तो पहला कथन क्या कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। पहला कथन कर रहा है कि भाई विभिन्न हार्डवेयर घटकों के बीच डाटा और निर्देश का स्थानांतरण। तो भैया ये स्थानांतरण मदरबोर्ड के अंदर ही होता है, क्योंकि जितने भी हार्डवेयर लगे हैं, कहने का मतलब चाहे रैम हो गया, चाहे रोम हो गया, चाहे सीपीयू हो गया, चाहे हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, वो सब कुछ कहाँ पे लगे रहते हैं, मदरबोर्ड के अंदर ही सारे लोग लगे रहते हैं और वहीं पर डाटा और निर्देश का स्थानांतरण होता है। बात बिल्कुल सही है। मदरबोर्ड क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक घटकों को लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के सॉकेट भी देता है और पैड भी उत्पन्न कराता है। जैसे अगर आपको माइक लगाना है, मान लीजिए साउंड लगाना है, तो साउंड वाला कोच देंगे ले आकर के सीपीयू के पीछे।
अगर आपको मॉनिटर लगाना तो मॉनिटर वाला जो प्लग रहेगा उसमें आप लगा देंगे, मॉनिटर आपका जोड़ देंगे। समझ रहे बात को? माउस लगाना तो उसको ला के पिन कर देंगे, है ना। आपके लैपटॉप में भी सॉकेट है कि नहीं है, जहां से आप माउस लगाते हो या आप पेन ड्राइव लगाते हो, इस तरह से। तो ये भी काम मदरबोर्ड ही करता है। नॉर्थ ब्रिज मदरबोर्ड चिपसेट का ही एक हिस्सा होता है, समझिए इस बात को। जो मेमोरी जो हमारी होती है और जो पीसीआई बस होते हैं या जो एजीपी बस होता है, इनके बीच संचार स्थापित करने का काम होता है। देखिए बस क्या होता है, बस होता है जो हमारे डाटा और निर्देश को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, ठीक है, इसको हम बस बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि नॉर्थ ब्रिज जो होता है वो मदरबोर्ड में ही पाया जाता है, और वो क्या करता है, मेमोरी, पीसीआई बस और एजीपी बस, इन सब पर डिटेल में बात होगा। इनके बीच में संचार स्थापित करने का काम करता है। सभी विकल्प यहाँ पर भी सही हैं, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, सही जवाब। देखिए बात समझेंगे इस बात को। मदरबोर्ड के बारे में थोड़ी जानकारी कि मदरबोर्ड एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड होता है। इसे कभी कभी हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी बोल देते हैं, जिसे आप पीसी भी बोलते हो। मदरबोर्ड विभिन्न हार्डवेयर घटकों के बीच में डाटा और निर्देश का स्थानांतरण करता रहता है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक घटकों को लगाने के लिए विभिन्न प्रकार का सॉकेट भी देता है, पैड भी उत्पन्न कराता है। मदरबोर्ड क्या करता है, सॉकेट पैड देने का काम ही करता है। हटा दीजिए इसको। मदरबोर्ड में आप देखें कई प्रकार के हम ग्राफिक्स कार्ड, आप देखते हैं मेमोरी जैसे आपके मोबाइल में है, तो आप क्या करते हैं, पहले आता था कि मेमोरिया ऐसे कुछ देते थे, अंदर चला जाता था। तो मान लीजिए टाली आता है, उसका ट्रूल आता है, पहले ऐसा होता था। तो ग्राफिक्स कार्ड लगाने के लिए आप लैपटॉप में देखिए होगा, अंदर से दबा देंगे लग जाएगा। साउंड कार्ड मिलता है जिसमें आप साउंड लगा सकते हैं। नेटवर्क कार्ड भी मिलता है और कंपोनेंट मिलते रहते हैं। कुछ एक्सपेंशन स्लॉट भी अंदर दिया रहता है। बिल्कुल ये सब कुछ मदरबोर्ड में साहब होता है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि कौन सा घटक है जो मदरबोर्ड में है। तो मदरबोर्ड में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से सॉकेट मिलती है। तो उसमें सीपीयू लगाने के लिए आपने देखा ही है, जगह मिलता है, बिल्कुल सही है। CMOS बैटरी, ये क्या होता है। आपने कभी महसूस किया है कि मान लीजिए कि आपके पास लैपटॉप है, आप लैपटॉप को शट डाउन कर दीजिए, ठीक है, लेकिन आप जब कल सुबह, आज आप शट डाउन कर रहे हैं, मान लीजिए आज की तारीख 5 है, कल जब आप ऑन करेंगे अपना लैपटॉप, तो क्या कल भी वही 5 तारीख दिखाएगा। तो आप कहोगे नहीं सर 6 तारीख दिखाएगा। लेकिन कैसे भाई, आपने तो अपना लैपटॉप ऑफ कर दिया था ना, तो ये डेट कैसे बढ़ा, कोई तो होगा अंदर बैटरी वोटरी कुछ। तो आप कहोगे हाँ सर कोई तो जरूर है। तो सब यही होते हैं CMOS बैटरी, जो मदरबोर्ड के अंदर लगे रहते हैं, जो ये सारा फंक्शन करते हैं, ठीक है। ठीक है, मेमोरी स्लॉट होता है, बिल्कुल होता है सर। अभी रैम लगाने के लिए हमने देखा जगह है, रोम लगाने के लिए हमने देखा जगह है, SD कार्ड, हार्ड डिस्क ड्राइव लगाने के लिए जगह है कि नहीं है, ये सब है। तो कह सकते हैं सर ये सभी के सभी है, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी सही जवाब, ठीक है सर। अगला, ये सब कुछ पाया जाता है, चिपसेट पाया जाता है, CPU पाया जाता है, या कह सकते हैं मेमोरी स्लॉट, बायोस चिप, सीमॉस पावर कनेक्शन, ये सब कुछ पाया जाता है। पर पेपर में ये आएगा नहीं, टेंशन नहीं लीजिए, है ना। अगला देखिएगा, मदरबोर्ड का एक आखिरी क्वेश्चन होगा। कह रहा है कौन सा मदरबोर्ड कंपोनेंट और उसकी जो स्थिति है उसके बारे में कह रहा है, कौन सा सही विशेषता है। कह रहा है जो CPU स्लॉट होता है, इसी जगह पर CPU को लगाया जाता है, जाहिर सी बात है भाई, CPU पोर्ट पर ही तो CPU लगेगा। रैम स्लॉट, यहाँ पर केवल एक स्लॉट होता है जिसमें रैम को स्थापित किया जा सकता नहीं। यहाँ पे मिनिमम 2 स्लॉट यहाँ पे बनाए जाते हैं साहब, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। साउथ ब्रिज इनपुट और आउटपुट फंक्शन को नियंत्रित करता है। नॉर्थ ब्रिज क्या करता था, आपको याद है, ऊपर हमने बताया था कि मेमोरी के बीच में स्थानांतरण काम करने का काम। और साउथ ब्रिज क्या करता है, वो इनपुट और आउटपुट जो फंक्शन होते हैं उनको नियंत्रित करता है। अब आपसे पूछ रहा भैया कौन सा विकल्प आपका इसमें से सही होगा, ठीक है, सही सुमिलित नहीं है, ये पूछ रहा आपका कौन सा सही सुमिलित नहीं है। तो यहाँ पे याद रखेंगे बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही आपका सही सुमिलित नहीं है, तो बी वाला आपका हो जाएगा राइट आंसर। देखेंगे मदरबोर्ड की कुछ कंपोनेंट की बात अगर हम करेंगे, तो ये होता है चिपसेट, जिसे हम लोग प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब के नाम से जानते हैं। यह मदरबोर्ड में सेमीकंडक्टर का चिपों का पूरा एक समूह होता है साथी। और इसमें जो है आप देखेंगे मेमोरी, एक्सटेंशन कार्ड, स्टोरेज डिवाइस और अन्य घटकों के लिए इंटरफेस प्रदान किया जाता है। तो ये पूरा चिपसेट आता है अलग से, मदरबोर्ड में ही लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चिपसेट को 2 प्रकार से बांटा गया है, एक तो नॉर्थ ब्रिज और एक तो हो गया आपका साउथ ब्रिज। नॉर्थ ब्रिज में अगर आप देखेंगे तो यह होता है मेमोरी, PCI बस। अच्छा यहाँ फोकस करिएगा, आपके पेपर में पूरा नाम पूछेगा कि भैया PCI का पूरा नाम क्या है, तो बताइएगा पेरीफेरल
कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, क्या पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ये आपसे पूरा नाम पूछेगा। और एजीबी बस एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट बस, प्लीज इनका पूरा नाम याद रखना, ठीक है। इनके बीच संचार स्थापित करने का काम करता है। जबकि साउथ ब्रिज की बात करेंगे तो यह एक एकल सेमीकंडक्टर चिपसेट होता है जो कंप्यूटर के सभी जितने भी इनपुट और आउटपुट काम हैं, इनको नियंत्रित करने का काम साउथ ब्रिज करता है। तो पेपर में ये सब सीधे पेपर में आपसे पूछा जाएगा, नॉर्थ ब्रिज क्या है, साउथ ब्रिज क्या है, तो प्लीज ध्यान रखना, ठीक है साहब। अगला आगे हम बढ़ते हैं अब एक डिवाइस के पास जिसका नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो अगर हम आपसे कहें कि भैया हमें कंप्यूटर का संगठक बता दीजिए कि कंप्यूटर का संगठन किससे होता है, यानी कंप्यूटर जो है वो किससे मिलके बनता है, तो प्रायः 3 जवाब आपके सामने आना चाहिए कि सर एक तो पहली बात कंप्यूटर में सीपीयू होता है, ठीक है, ये इसका मेन घटक होता है। उसके बाद सर इनपुट डिवाइस होता है और कौन होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। तो ये जो होते हैं साथी, इनपुट डिवाइस होता है और आउटपुट डिवाइस होता है। ये कुछ अच्छे कंपोनेंट होते हैं जो हमारा, आपने नाम सुना होगा कि हम लैपटॉप लेकर आए हैं, भैया लैपटॉप का कौन प्रोसेस है, तो आप कहेगा, कोई कहेगा सर ये ड्यू कोर प्रोसेस है, ड्यू कोर प्रोसेसर है। इसका मतलब क्या, प्रोसेसर का मतलब क्या होता है कि वही कि सीपीयू हमारा ड्यूल कोर है, ट्रिपल कोर है, ऐसा। जैसे आप दूध लेकर आते हो तो क्या बोलते हो, सर 1 लीटर दूध है, तो ऐसे ही प्रोसेसर हमारा ड्यूल कोर, सिंगल कोर, डबल कोर, डेका कोर, कोर यानी हमारी जो प्रोसेसिंग पावर होती है ना वो कोर में मेजरमेंट की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे सीपीयू की जो संगणना है वो कोर में की जाती है, ड्यूल कोर, ट्रिपल कोर, ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर साहब, ठीक है। देखिए हमने भी आपसे बात किया कि कंप्यूटर प्रमुखतः उसमें सीपीयू या हम जिसे प्रोसेसर कह सकते हैं, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस से मिलकर बना होता है। अब हम आपको एक एक करके सब पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से इसको आप समझिए। देखिए सीपीयू की अगर हम बात करते हैं तो सीपीयू आपको ध्यान आ गया कहाँ पे होगा, मदरबोर्ड के अंदर होगा। अब सीपीयू को खोलना है, ठीक है। सीपीयू आप जानते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, या इसे हम माइक्रो प्रोसेसर भी कह सकते हैं, या इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। मदरबोर्ड में लगा रहता है, सीपीयू स्लॉट में लगा रहता है। काम क्या होता है, जितने भी इसको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वह उसका निष्पादन करता है, प्रोसेस करता है, उसको कैलकुलेट करता है, उस डेटा को प्रोसेस करता है और उसके बाद अपना जो है रिप्रेजेंटेट करता है। लाखों छोटे छोटे स्विच लगे होते हैं। जब आप सीपीयू कभी गलती से खोलेंगे, जैसे बक्सा खोले तो मदरबोर्ड निकला, ठीक है, मदरबोर्ड के अंदर आपने क्या पाया, सीपीयू पाया। और जब आप सीपीयू को खोलेंगे तो उसके अंदर छोटे छोटे चिप मिलेंगे, छोटे छोटे स्विच मिलेंगे जिसे हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। सीपीयू को जब हम खोलेंगे, याद रखिएगा मदरबोर्ड को नहीं, सीपीयू को खोल रहे हैं, तो इस तरह से मानिए ये पूरा सीपीयू है और इस सीपीयू को हम खोल रहे हैं। तो इसमें हमें प्रमुखतः 3 कंपोनेंट अच्छे से मिलेंगे। एक जन का नाम है, मान लीजिए सबसे बीच में जो होंगे इनका नाम है साथी कंट्रोल यूनिट, है ना, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट जिसे आप क्या बोलते हो, आप कहते हो सर सीयू, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे तो आपको मिलेगा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी एएलयू, अर्थमेटिक आगे चल के भी देखेंगे लॉजिकल यूनिट। और इसमें भी सीपीयू के अंदर देखिएगा यहाँ पर आपको मिलता है कुछ मेमोरी यूनिट, कुछ मेमोरी यूनिट मिलता है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट, फिर एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कुछ मेमोरी यूनिट इसमें आपको देखने को मिलेगा। अब हम सबसे पहले कंट्रोल यूनिट पर चर्चा करेंगे, फिर इस पर चर्चा करेंगे, फिर मेमोरी यूनिट पर चर्चा करेंगे। धीरे धीरे देखते चलिए, आप कहानी को समझ में सवाल आने लगेगा। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, इसका काम क्या होता है, समझ में आ गया, सीपीयू के अंदर होगा। कह रहा है भैया कि यह कंप्यूटर के सभी भागों के ऑपरेशन को नियंत्रित करता है। कहने का मतलब यह है जैसे कमांडेंट साहब होते हैं और बताते हैं पूरे बटालियन का कि भैया तुमको कहाँ जाना है, कहाँ पे परेड करना है, क्या करना है, यानी सबका नियंत्रण करते हैं। ऐसे ही हमारे सीपीयू के अंदर होता है कंट्रोल यूनिट जो सबको कंट्रोल करता है और सबको निर्देश देता है कि तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है, ऐसे। तो बात बिल्कुल सही है, कंप्यूटर के जितने भी पार्ट हैं, चाहे वो सीपीयू के अंदर हो चाहे सीपीयू के बाहर हो, सबका कंट्रोल यूनिट से ही रिलेशन है। यह कंप्यूटर के जितने भी इकाई हैं उनको नियंत्रित करता है, उनको मैनेजमेंट करता है।
इनके बीच डेटा या निर्देश के हस्तांतरण को भी नियंत्रित करता है कि भाई तुम्हारा कौन काम है, तुम्हारा कौन काम है, तुम्हारा कौन काम है, ये सब कुछ करने का काम करता है सीयू। बिल्कुल सही है दोनों स्टेटमेंट, आप जवाब दे दीजिए, सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बहुत खतरनाक है भाई कंट्रोल यूनिट। समझ में आ गया? इसे कंप्यूटर का हम नर्व सिस्टम कहते हैं। इसे हमारे यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो सर दर्द करने लगेगा। ठीक है, कंप्यूटर के जितने भी पार्ट होते हैं उनका ऑपरेटिंग इसी द्वारा किया जाता है। साथ ही कंप्यूटर के सभी जितने भी यूनिट हैं उनका नियंत्रण करता है, प्रबंधन करता है, डेटा या निर्देश के हस्तांतरण को भी नियंत्रित करता है। यहाँ तक कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी के बीच डेटा के आदान प्रदान को भी नियंत्रित करता है। पहले डेटा सीयू के पास जाएगा, अगर डेटा में कुछ एएलयू के लायक होगा तो उसे एएलयू को भेजेगा, नहीं तो अपने प्रोसेस करेगा, ऐसा वो करता है। ठीक है, मतलब हेड है एक तरह समझ लीजिए। अगला देखिए, करे कंप्यूटर द्वारा किसी छोटे से छोटे इंस्ट्रक्शन को संपन्न करने के लिए एक पूरा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जैसे हम मशीन साइकिल चक्र कहते हैं। मशीन साइकिल चक्र का सही क्रम क्या है? अच्छा, कभी आपने ये चीज देखा है कि मान लीजिए आप आधार कार्ड वेरिफिकेशन कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं और ऐसे ऐसे एक झाड़ू की तरह से ब्रशा नहीं होता है जिसे पेंटिंग करते हैं, ऐसे चलता है और नीचे आपने देखा होगा लिखा होगा FETCHING हैचिंग, या नीचे लिखा होगा खोज रहा है, खोज रहा है। ध्यान नहीं दिए होंगे पर आपने देखा जरूर होगा, खोज रहा है। तो ऐसे ही जब हम कंप्यूटर में कोई डाटा डालते हैं, कोई निर्देश जब हम कंप्यूटर को देते हैं, तो कंप्यूटर जैसे मान लीजिए हमने कंप्यूटर को निर्देश दिया 2+2, ठीक है, तो हमको पता है ये हो जाएगा 4 नॉर्मली, लेकिन कंप्यूटर इसका क्या करेगा? तो सबसे पहले क्या करेगा, कंप्यूटर इसको फैच करेगा, साथ ही इसको इस डाटा को फैचिंग करेगा, चेक करेगा कि है क्या। तो उसे लगेगा क्या ये तो 2+2 यानी जोड़ने वोड़ने जैसा कुछ लग रहा है, तो कहेगा हाँ यार ये जोड़ने वाला कोई मटेरियल है। तो सबसे पहले क्या करेगा, उस डाटा को फैच करेगा। ठीक है, कंप्यूटर ने सबसे पहले फैच किया कि भाई ये कुछ जोड़ने वाला मटेरियल है। फिर अब इस डाटा को वो डिकोड करेगा कि भाई ये इसको करना किसको है, तो उसको डिकोड करेगा। डिकोड करेगा कि भाई अपने भाषा में कि भाई ये 2 एक वर्ड है, फिर प्लस वर्ड है, फिर प्लस वर्ड है, ऐसा कुछ मटेरियल है। ठीक है, फिर इसके बाद इसको एग्जीक्यूट करेगा कि भाई ये जोड़ने का काम है, और जोड़ने का काम सीपीयू के अंदर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो एलयू के कहेगा भाई तुम्हारा काम है तुम इसको करो। तो वो क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा कि भाई ये 2+2 है, तो इसका जवाब होगा 4। तो ये क्या करेगा, अब जो ये 4 है इसको मेमोरी में या तो स्टोर करेगा, स्टोर कर देगा, अगर आप चाहें तो स्टोर कर लेगा, और अगर आप चाहते हैं तो तुरंत आपके सामने स्क्रीन पर 2+2 लिख करके 4 कर देगा। और ये सब प्रोसेस इतनी फास्ट होता है कि पूछिए मत। कहने का मतलब पहले क्या करेंगे, डाटा को फेच करेंगे, यानी पूरी जानकारी इकट्ठा करेंगे, फिर उसके बाद हम उस डाटा को डिकोड करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम एग्जीक्यूट करेंगे, फिर देन उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। और ये पूरा प्रोसेस संपन्न कौन कराता है, तो ये पूरा प्रोसेस हमारा संपन्न कराता है कंट्रोल यूनिट। ध्यान रखिएगा साहब इस बात को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो भाई सब्सक्राइब करके जाना और एक शेयर तो जरूर करना, क्योंकि ये चैनल थोड़ा सा नया है जिस पर मैं पढ़ा रहा हूँ। देखना, सीपीयू का काम क्या होता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य काम होता है निर्देशों को निष्पादित करना और आउटपुट तैयार करना। इसके लिए सीपीयू को एक पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसे हम लोग मशीनी साइकिल बोलते हैं, पूरा मशीनी साइकिल चक्र बोलते हैं। और इसका निष्पादन कौन करता है, तो कंट्रोल यूनिट करता है। मशीनी साइकिल में सबसे पहले डाटा को फेच करते हैं, डिकोड करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, देन आफ्टर उसको स्टोर करते हैं। फेच करने का मतलब सीपीयू का पहला निर्देश सीपीयू प्राप्त करता है, यानी रैम से सीपीयू तक निर्देश जाता है, उसी को फेच करते हैं, मतलब पूरा डिटेल में। डिकोड का मतलब जितने भी निर्देश हैं वो कंप्यूटर द्वारा समझे जा सकने वाले कमांड में कन्वर्ट किए जाते हैं। एग्जीक्यूट का मतलब प्रोसेस किया जाता है, और स्टोर का मतलब एग्जीक्यूशन के बाद स्टोर किया जाता है। आगे देखेंगे। अब देखिए, अब ये प्रोसेसिंग पावर जितना मजबूत होगा, भाई जाहिर सी बात है प्रोसेस करने की शक्ति जितना तेज होगा, उतनी ही तेजी से आपका कंप्यूटर चलेगा, उतनी ही तेजी से आपको सूचना जल्दी जल्दी मिलता रहेगा। ये किस पर निर्भर करता है, जैसे एक सवाल है कोर टू ड्यू, जिसे आप ड्यू कोर भी कहते हो, ड्यू कोर टू आप कहते हो, क्या है ये, समझने वाली बात है। तो ध्यान रखिएगा कि यह एक प्रकार का प्रोसेसर है। क्या होता है, एक प्रकार का प्रोसेसर है, रैम नहीं है, ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, ये नहीं है, एक प्रकार का प्रोसेसर। मैंने आपसे क्या कहा कि सीपीयू की शक्ति हम लोग कोर में मापते हैं। ठीक है, तो कोर के आधार पर
प्रोसेसर कई प्रकार के होते हैं, आजकल तो बहुत प्रकार के हैं, पर मैं आपसे फिर कहूंगा कि हमें इंजीनियर नहीं बनना, हमें एग्जाम निकालना है। तो ऐसे ही देखिएगा, एक पहले चलता था सिंगल कोर। सिंगल कोर मतलब एक कोर का होता था, इसमें सिर्फ एक ही कार्य किया जा सकता था एक समय पर, जैसे इंटेल 4004 और पेंटियम, ये सिंगल कोर थे। आगे चल के ड्यूल कोर ऐसा थी जिसमें दो लोग एक समय पर काम कर सकते थे, बेहतर मल्टीटास्किंग, जैसे इंटेल का ड्यूल कोर आया। इस समय आप देखेंगे तो एमडन एथलॉन का चलता है, या मेरे सामने जो लैपटॉप है एमडन राइडन का है। तो ड्यूल कोर पर मतलब एक साथ दो काम आप कर सकते हो, ठीक है। एक आया साथ ही क्वाड कोर, जिसमें 4 कोर होते हैं साहब, एक समय पर आप 4 काम कर सकते हो। जैसे गेमिंग करना हो और मल्टीटास्किंग करना हो, आपको अगर गेम करना हो और कोई बड़ा काम करना हो, तो आप इंटेल कोर i5 प्रोसेसर समझ रहे, देखिए कोर i5 प्रोसेसर का या i7 प्रोसेसर मतलब बहुत हार्ड हो जाएगा भाई साहब, तो आप इसको ले सकते हो। कार्ड जो है कोर 4 को आप ले सकते हो। तो अगर आपसे कही जाए तो आपसे पूछेगा ड्यूल कोर का लैपटॉप है, समझ लेना 2 कम, ज्यादा नहीं बढ़िया। लेकिन अगर आपसे कहेगा कि नहीं यार 4 कोर का है या क्वाड 4 का, तो आप समझ लेंगे गेमिंग कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। हेक्सा कोर में तो 6 कोर होते हैं साहब, इसमें तो 6 काम कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग अगर आपको करना है, मल्टीटास्किंग करना है, तो वही है इंटेल का i7 आप ले लीजिए, या एमडन का राइजन 5 आप ले सकते हैं, ठीक है, ये भी आप ले सकते हैं। तो ये वीडियो एडिटिंग वगैरह जिनको करना है, काफी महंगा आता है, 6 कोर का लैपटॉप आप वगैरह परचेज कर सकते हो, ठीक है। मेरा पर्पज आपको ये बताना था कि भैया कोर क्या होता है, और जब आप लैपटॉप खरीदने जाएंगे तो कोर जितना बढ़िया रहेगा, प्रोसेसर पावर उतना तेज होगा, उतनी जल्दी प्रोसेसिंग चीजें होंगी साहब, है ना। आगे एक और सर्किट था जिसका नाम था अर्थमेटिक लॉजिक और यूनिट। नाम से ही पता चला है कि भैया ये अर्थमेटिक गणना करेगा और लॉजिक का भी ये गणना करेगा। तो ये क्या करता है भाई, गणना करता है, तार्किक संक्रिया दोनों, यानी अर्थमेटिक और लॉजिक दोनों काम करता है। ये सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। देखिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आप जानते हैं सीपीयू के अंदर ही रहता है। यह बाइनरी डेटा पर आधारित जितने भी अंकगणितीय संचालन है, जैसे जोड़, घटाव, गुणा और भाग, ये 4 करता है, ध्यान रखना ये काम करता है। और जितने सोचने वाली तार्किक बातें हैं उसमें ए एंड डी और नॉट, इन सब के बारे में आगे चलकर चर्चा करेंगे, इसके रूप में काम करता है, ठीक है। इसके द्वारा जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना और एंड जैसे तार्किक संक्रियाएं की जाती हैं। कहने का मतलब कि यह मैथमेटिकल संक्रिया भी करता है और तार्किक संक्रिया भी संपन्न कराता है। जब कोई गणित का बात होगा तो यही करता है। अगला कारक निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है। सबसे कम एक्सेस समय कहने का मतलब कि मतलब बहुत जल्दी काम करता है, फास्ट है, बहुत तेज है, इनमें से। अब हम तीसरे पॉइंट पर अगर चर्चा आपसे करें तो हमने आपसे कहा था कि हमारे सीपीयू के अंदर 3 चीज होता है। अगर आपको ध्यान होगा तो हमने आपको अभी बताया था कि एक तो हमारा कंट्रोल यूनिट होता है, आप कहोगे हाँ सर अभी तो बताएं इसके बारे में। कंट्रोल यूनिट होता है, एक जो हमारा होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, एएलयू होता है, और तीसरा हमने आपसे बताया कि हमारे सीपीयू के अंदर भी मेमोरी यूनिट मिलता है, कुछ मेमोरी होते हैं, मेमोरी यूनिट होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे थोड़ा सा शॉर्टकट बताऊं इसको, तो ऐसे बता सकते हैं कि जो हमारी मेमोरी होती है ना कंप्यूटर में, दरअसल 2 तरह से इसको रख लीजिए। एक अभी आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, जो सीपीयू के अंदर होता है, एक होता है जो मदरबोर्ड में हम लोग लगाते हैं, ठीक है, मदरबोर्ड में लगाते हैं। सीपीयू में जो मेमोरी होता है वो 2 तरह से होता है, ठीक है। एक जन का नाम है रजिस्टर, रजिस्टर, और दूसरा का नाम है कैश, ठीक है। और मदरबोर्ड में जो लगते हैं मेमोरी वो 2 तरह से होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है प्राथमिक मेमोरी और एक होता है साथी द्वितीयक मेमोरी, समझ रहे हैं। इस पर ये मदरबोर्ड में लगा रहता है, और ये सीपीयू के अंदर होता है रजिस्टर मेमोरी और कैश मेमोरी। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो सीपीयू के अंदर है रजिस्टर और कैश मेमोरी। अब देखिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका पहला, कैश मेमोरी हो जाएगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे पेपर में पूछेगा और आपको लगाना है, ये पूरा स्क्रीनशॉट आप रख लीजिए। देखिए मेमोरी को 2 तरीके से सोचिएगा। एक तो मैं यहाँ पे इस तरह से बना रहा हूँ पिरामिड, और इस पिरामिड में मैं जो हमारी मेमोरी होती है उसके गति के अनुसार, ठीक है, उसकी गति के अनुसार मैं सेट कर रहा हूँ।
यानी मैं ऊपर उसे रखूंगा जिसका स्पीड ज़्यादा होगा, यानी बहुत तेजी से काम करेगा। तो सबसे ज़्यादा स्पीड जिसकी होती है उसे याद रखिएगा, वह होता है साथी रजिस्टर मेमोरी का। यानी कोई डाटा अगर रजिस्टर मेमोरी में सेव है, कोई निर्देश कोई डाटा, तो हमारा सीपीयू उसे फट से एक्सेस कर लेता है, तुरंत पा जाता है। ठीक है। सेकेंड नंबर पे जिसे मैं रखूंगा, अगर मान लीजिए रजिस्टर में वो डाटा नहीं मिला तो उसके बाद कंप्यूटर तुरंत आता है उस व्यक्ति के पास डाटा खोजने। दूसरे नंबर पे आता है कि भाई वहां पे तो नहीं कहीं रखा है कुछ, और उस दूसरे नंबर के व्यक्ति का नाम है, इसे याद रखिएगा आप लोग, कैश। कैश मेमोरी। कहने का मतलब ये है साथी, आप ध्यान रखेंगे कि कंप्यूटर हमारा सबसे पहले वहां उस मेमोरी को चेक करता है, यानी प्रोसेसर सीयू हमारा सबसे पहले उस मेमोरी को देखता है जो सीपीयू के अंदर होता है। भाई आपने देखा ये दोनों सीपीयू के अंदर हो गए। अगर मान लीजिए कोई सूचना कैश मेमोरी में नहीं मिला तब क्या होगा, तो उसके बाद हमारा कंप्यूटर जाएगा मेन मेमोरी के पास। किसके पास? मेन मेमोरी के पास, यानी प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी के पास। ये देखिए, मुख्य मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी। और प्राथमिक मेमोरी में आप जानते हैं दो लोग आते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो हमारा सीयू देखेगा डाटा कहाँ पे है, रैम के पास या रोम के पास। कहने का मतलब आप ध्यान से अगर देखिए तो कैश मेमोरी जो है वो रैम और कंट्रोल यूनिट के बीच में एक प्रकार से बंधक का काम करता है, कोऑर्डिनेटर का काम करता है। देख रहे हैं कितने मजे की बात है। और अगर मान लीजिए हमारे जो भी हमने निर्देश दिया है वो निर्देश रैम में ही ना हो, अब क्या होगा? तब हमारा सीयू जाता है अंतिम, यानी जो हमारा द्वितीयक मेमोरी होता है साथी, बाह्य मेमोरी, उसके पास जाएगा, कहेगा भाई डाटा तुम्हारे पास है, दे दो। और बाह्य मेमोरी को हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं साथी। और सेकेंडरी मेमोरी में मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये सारे लोग आ जाते हैं। इनमें भी आप देखेंगे तो जो मैग्नेटिक डिस्क होता है वो काफी तेज होता है, जिसे आप हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हो। उससे कम मैग्नेटिक टेप होता है, उससे कम एसएसडी कार्ड का होता है। समझ रहे हैं? तो ये पूरा प्रोसेस है, इसको आपको ध्यान रखना होगा साहब। गति के अनुसार अधिक से कम गति की तरफ मेमोरी का सीक्वेंस ऐसे। अब यही चीज क्षमता के अनुसार, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे, मेरा एक वीडियो है, मेरा एक फोटो है जो किसी व्यक्ति के साथ है और मुझे उसे सुरक्षित रखना अपने कंप्यूटर में, ठीक है, तो कोई सलाह दो मैं उसे कहाँ रखूं। और वो है कितने का? 500 केबी का फोटो है मान लीजिए। बहुत होशियार आया व्यक्ति जो कहा यार सबसे तेज मेमोरी है रजिस्टर मेमोरी, लाओ वहीं जाके इसको रख देंगे। तो जैसे ही आप रजिस्टर मेमोरी के पास गए, सीपीयू का है भाई साहब रुका हो, भाई हमारे रजिस्टर मेमोरी बहुत खास है, इनमें खास खास बातें रखी जाएंगी। भाई 500 केबी का रख देंगे तो ये भ्रष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी क्षमता, इसकी कैपेसिटी बहुत कम है, मुश्किल से 40 से 50 केबी, इससे ज्यादा नहीं रख पाएंगे। अब 500 केबी का डाटा रजिस्टर के अंदर नहीं रख पाएंगे, काहे? इसकी क्षमता कम है। समझ रहे? भले तेज काम करता है, क्षमता कम है, तेज काम करता है। समझ रहे बात को? जो चश्मा वाला व्यक्ति होता है कमजोर दिखता है लेकिन उसका माइंड बहुत तेज होता है। समझ रहे हैं? वो शारीरिक रूप से कमजोर होता है, दिमाग बहुत तेज होता है। तो क्षमता के अनुसार इसी तरह से रजिस्टर मेमोरी में सबसे कम क्षमता, फिर उसके बाद कैश मेमोरी में, उसके बाद मुख्य मेमोरी में मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप में सबसे ज्यादा क्षमता होता है, फिर उससे ज्यादा मैग्नेटिक डिस्क में। ठीक है, इस तरह से आप इसे याद रखेंगे, कम क्षमता से अधिक क्षमता की ओर। ठीक है, यानी इसका सबसे कम, फिर ऐसे नीचे नीचे बढ़ते जाएंगे तो अधिक अधिक होता चला जाएगा। उससे ज्यादा हम कैश मेमोरी रख सकते हैं, कैश मेमोरी ज्यादा मेन मेमोरी में रख सकते हैं, उससे ज्यादा मैग्नेटिक डिस्क में रख सकते हैं, ऐसे। उम्मीद करता हूँ आपको साथी ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए, अब उसी में हम डिस्कस करेंगे रजिस्टर मेमोरी के बारे में, फिर कैश मेमोरी के बारे में, फिर प्राथमिक मेमोरी के बारे में, द्वितीयक मेमोरी के बारे में, ऐसे आगे बढ़ते चलेंगे। देखिए कह रहा है कौन सा कथन रजिस्टर मेमोरी के बारे में सही है? यह सबसे छोटी होती है, बात सही है, और सबसे तेज भी होता है, ये बात सही है। सीपीयू के अंदर होता है, ये बात सही है। मुख्य मेमोरी नहीं होता है, ये बात भी सही है, क्योंकि आपने देखा है ये मेन मेमोरी नहीं है,
सही है। अस्थायी मेमोरी होता है, इसमें डाटा और निर्देश को अस्थायी रूप से, यानी यह पहली बार वोलाटाइल होता है। लाइट जैसे ही कटेगा इसके अंदर जो भी डाटा होगा वो अपने मन डिलीट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब भी लाइट कटा जो इसके अंदर डाटा होगा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो ये एक अस्थायी होता है। ऐसा नहीं है कि आप उसके अंदर कुछ रखे हैं तो वो कल परसों काम आएगा, नहीं, जब तक आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तब तक वो चल रहा है, जैसे आप बंद किए उसके साथ वो डाटा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही है, ये सभी स्टेटमेंट सही है। रजिस्टर मेमोरी के बारे में साफ डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए, रजिस्टर मेमोरी यह सबसे छोटी सबसे तेज मेमोरी होती है जो कि सीपीयू के अंदर होता है। मुख्य मेमोरी नहीं है, अस्थायी रूप से परमानेंट नहीं डेटा और निर्देश को स्टोर करता है। सीपीयू की स्पीड रजिस्टर के साइज और उसके नंबर के अनुसार होते हैं। सीपीयू के सबसे नज़दीक होता है, इसलिए डाटा को जल्दी से एक्सेस कर पाता है। वोलाटाइल मेमोरी का प्रकार है, इसका मतलब पावर गया और सारा डेटा खत्म। अब इससे ज़्यादा रजिस्टर में क्वेश्चन नहीं आएगा, और अगर आता है तो आप लोग प्लीज़ अपडेट करना, क्योंकि देखिए टीचर लोग होते हैं रंग बिरंगा क्वेश्चन ढूंढते रहते हैं। तो अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, कहीं आप और प्रैक्टिस कर रहे हैं या प्रैक्टिस सीट लगा रहे हैं, तो आप इसे अपडेट कर लीजिएगा। कौन सा स्टोरेज सबसे तेज और महंगा है? फास्ट भी है और महंगा भी है। तो इनमें से अगर हमारे पास रजिस्टर मेमोरी होता तो हम रजिस्टर मेमोरी मारते, लेकिन उसके बाद कैश मेमोरी, क्योंकि अब इसमें से सबसे फास्ट कौन है? तो इनमें तो सबसे फास्ट आपका कैश मेमोरी ही नज़र आ रहा है, क्योंकि हार्ड डिस्क ये तो द्वितीयक है, देख ही रहे हैं। फिर रीड ओनली मेमोरी है तो भी प्राथमिक है, रैंडम एक्सेस प्राथमिक है, और बचा कौन आपका कैश मेमोरी। और कहा है कि सबसे तेज होना चाहिए, तो आपका कैश मेमोरी सबसे तेज है। तो इस प्रकार डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है साहब, समझ में आ रही है बातें? ठीक है। हार्ड डिस्क, रोम, रैम, कैश मेमोरी में सबसे तेज महंगा और कैश है। भाई इन चारों में कैश मेमोरी तेज है। कैश डाटा, यह डाटा कैश मेमोरी में होता है जो कि अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है। कैश मेमोरी का उपयोग बार बार उपयोग में आने वाली डाटा और निर्देश को संग्रहित करके रखता है। जो हमारी कैश मेमोरी होती है वो जो हमारा सीपीयू होता है और जो हमारी मेन मेमोरी होती है, इनके बीच एक बफर स्टॉक के रूप में काम करता है। मैंने आपसे क्या कहा कि पहले हमारा जो सीयू होता है वो कैश मेमोरी के पास चेक करता है कुछ है कि नहीं डाटा, और जब कैश मेमोरी के पास डाटा नहीं मिलता है तब जाके वो किसके पास जाता है? प्राइमरी मेमोरी के पास जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कैश मेमोरी के संदर्भ में सही है? कैश मेमोरी रैम से तेज होता है, भाई स्पीड जिसकी ज्यादा होती है, बात सही है। कैश मेमोरी क्विक एक्सेस पहुंच के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले डाटा, जाहिर बात है जिसे जल्दी से प्रयोग लाना होता है वही डाटा इसमें रहता है। कैश मेमोरी केवल सीपीयू के बाहर स्थित हो सकती है क्या? थोड़ा नान अटपटा है, क्योंकि कैश मेमोरी तो सीपीयू के अंदर, हालांकि बाहर भी कुछ रहता है पर अंदर ही रहता है ज्यादातर। तो ये वाला थोड़ा सा केवल शब्द हजम नहीं हो रहा है। कैश मेमोरी क्या नॉन वोलेटाइल होता है क्या? क्या इसका डाटा इसके अंदर परमानेंट लंबे समय तक रह सकता है? नहीं। अब कहूँ सर इसका डाटा भी लाइट जाते चला जाता है, यानी वोलेटाइल है। तो इस प्रकार से सही आपसे पूछा तो आप कहेंगे सर 1 और 2 सही है, यानी डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है साहब, देखिए आप जानते हैं कैश मेमोरी कैसा होता है? वोलेटाइल होता है। कैश मेमोरी का मुख्य काम जो ज्यादातर एक्सेस किए जाने वाले डाटा हैं या निर्देश हैं उनको अपने पास अस्थायी रूप से रखना होता है, जिससे सीपीयू को तेजी से डाटा प्राप्त हो सकता है। रैम से ये भाई सब तेज होते हैं, इनकी क्षमता कम होती है पर ये स्पीड तेज होता है। वर्तमान समय में ज्यादातर सीपीयू में 3 लेवल का कैश मेमोरी होता है, L1, L2, L3। L1, L2 सीपीयू के अंदर रहता है, जबकि L3 सीपीयू के बाहर रहता है। जो हमारी कैश मेमोरी होती है ना, वो स्टैटिक रैम का जो प्रोसेस होता है, यस रैम, उससे बना होता है, यानी उस प्रोसेस पे काम करता है। ठीक है, डायनेमिक नहीं होता, स्टैटिक होता है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको सीपीयू के अंदर जो रैम पाया जाता है उसको हमने आपको बताया। अब हम जो बेसिकली मदरबोर्ड में जो रैम लगते हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो आपने अक्सर पढ़ा होगा कि मेमोरी के प्रकार आपको याद होगा, और इसमें आपने मेमोरी के प्रकार में आपने अक्सर 2 तरह पढ़ा होगा। एक तो आपका प्राइमरी मेमोरी जिसे आप लोग प्राथमिक या मुख्य मेमोरी कहते हो, और एक होता है आपका द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी साहब। ठीक है, प्राथमिक मेमोरी में आप 2 चीजों का अध्ययन करते हैं, एक तो आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरा आपका होता है रीड ओनली मेमोरी।
तो आइए सबसे पहले हम प्राथमिक मेमोरी की बात करते हैं, उसके बाद हम लोग द्वितीयक मेमोरी की चर्चा करेंगे। ठीक है, कह रहा साथी कि मेन मुख्य मेमोरी यानी प्राथमिक मेमोरी को ही हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं। ये मेन मेमोरी होता है साथी, ठीक है, मेन होना चाहिए, मेन मेमोरी। तो कह रहा है कि जो मुख्य मेमोरी होती है यह कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी होती है। सही है, यह सेकेंडरी मेमोरी से ज्यादा फास्ट भी होता है, बिल्कुल सही होता है, ऊपर हमने देखा भी। बिना प्राइमरी मेमोरी के कंप्यूटर नहीं चल सकती, ये बात भी सही है। तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है साथी। इस प्रकार से डी आपका हो जाएगा राइट आंसर यानी सही जवाब। अब जरा सा समझते चलते हैं, कंप्यूटर में मेमोरी दो तरह से होती है, एक तो आपका प्राइमरी मेमोरी और दूसरा आपका सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इसे सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेस किया जाता है, सीपीयू वहां से डाटा उठाता है। इसमें यूजर द्वारा इच्छा अनुसार डाटा को स्टोर करके लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता। जो हमारी मुख्य मेमोरी है, हम उसमें पिक्चर, वीडियो, गाना ज्यादा समय तक नहीं रख सकते, ध्यान रखिएगा। कुछ क्षण के लिए आप कुछ चीजें थोड़ा बहुत रख सकते हैं, पर ज्यादा समय के लिए आप इसमें कुछ नहीं रख सकते। यह कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी होती है। जैसे कंप्यूटर में एप्स को रखना है या कंप्यूटर के किसी सॉफ्टवेयर को रखना है, वो कंप्यूटर अपने प्रयोग के लिए रखता है, ठीक है, जो कि द्वितीयक मेमोरी से ज्यादा तेज होता है। इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं करेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर वगैरह वो कहाँ रखेगा, है ना। प्राथमिक मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक तो हम रैम और दूसरा होता है साहब रोम। तो चलिए अब हम रैम पढ़ते हैं, फिर रोम को पढ़ेंगे। करा कि कौन सा एक वोलाटाइल मेमोरी नहीं है। तो पहले तो ये समझिए वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल होता क्या है। तो वोलाटाइल नहीं होता आपका रोम, कैसे समझिए। देखिए वोलाटाइल क्या होता है, जो मेमोरी, ये ऐसी मेमोरी जिसमें डेटा केवल बिजली आने पर सुरक्षित रहता है, उसे हम वोलाटाइल कहते हैं। इसका मतलब जैसे लाइट चला जाएगा आपका डाटा मिट जाएगा। अगर उस रैम में आपका डाटा है और लाइट गया, आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ हुआ तो डाटा मिट जाएगा। जैसे रैम मेमोरी में अगर आपका कोई डाटा चल रहा है, जैसे लाइट जाएगा खत्म। कैश मेमोरी में अगर कुछ है, लाइट गया खत्म। रजिस्टर मेमोरी में अगर कुछ है, लाइट गया खत्म। ये तीनों मेमोरी आपके वोलाटाइल मेमोरी के प्रकार हैं। नॉन वोलाटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है कि बिजली चली भी जाएगी तो उसमें से डाटा आपका नहीं उड़ेगा। जैसे आपका एसएसडी ड्राइव, जैसे आपका रीड ओनली मेमोरी। देखिए अच्छा, रीड ओनली मेमोरी ये मेन मेमोरी है और ये नॉन वोलाटाइल है, जबकि रैम भी आपका जो है प्राइमरी माने मेन मेमोरी है, लेकिन ये वोलाटाइल है। ध्यान रखना, यहाँ पे यही अंतर है। देखे, जैसे आपका फ्लैश मेमोरी हो गया, फ्लैश कार्ड, इस पर सब पे चर्चा होगी। ठीक है, क्लियर हो गया मामला। चलिए अब आइए और रैम के बारे में पहले कुछ पढ़ते हैं, रोम के बारे में। करा निम्नलिखित में से कौन सा रैम के बारे में सही नहीं है। रैम कंप्यूटर के बंद होने पर भी डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करके रखता है। कंप्यूटर बंद हो जाएगा, क्या रैम रखेगा? तो आपको सर रैम तो वोलाटाइल होता है, यानी लाइट गया तो डाटा खत्म, तो भैया खत्म। जाहिर सी बात है। रैम को मुख्यतः दो भाग में बांटा जाता है, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। सही है। रैम रीड राइट मेमोरी है, रीड भी करता है, राइट भी कर सकता है। सही है। रैम डाटा प्रोग्राम रिजल्ट को स्टोर करने के लिए सीपीयू की एक आंतरिक मेमोरी होती है। जाहिर सी बात है भाई, होती है, सीपीयू का ही सारा काम करते हैं। बिल्कुल सही है। गलत कौन सा है? पहला वाला गलत है साहब, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, सही जवाब। देखिए रैम की बात हमने करी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। पहली बात तो ये अस्थायी है, इसमें डाटा कुछ समय के लिए रहता है, बिजली चले जाने पर डाटा मिट जाएगा। इसमें पढ़ना लिखना दोनों संभव है, दो प्रकार के होते हैं, डायनेमिक और स्टैटिक। ध्यान रहिए, रैम में सिर्फ वर्तमान में चल रहे कार्य के डेटा को कुछ समय के लिए होल्ड करके रखा जा सकता है, या वो जो आप काम करते हैं कंप्यूटर पे ना, उसी समय का वही सारा फंक्शन उसमें रहता है। बाकी जैसे आप काम करना बंद करेंगे खत्म हो जाएगा। इसीलिए रैम का जो एक प्रकार है उसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, जिसे हम लोग बोलते हैं साथी डायनेमिक रैम। जो डायनेमिक रैम होता है, यही क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि डेटा को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी को लगातार रिफ्रेश करना है। इसे आप इंपॉर्टेंट लगाना, पेपर में बार बार आता है और बच्चा लोग गलती करता है, क्योंकि मास्टर पता नहीं कहाँ लेके जाते हैं बच्चों को। रैम दो तरह से है, एक तो आपका स्टैटिक और दूसरा आपका डायनेमिक। तो जो डायनेमिक रैम होता है ना, उसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक है,
मिली सेकंड में रिफ्रेश करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर करता है, आपको नहीं करना होता है। ठीक है, देखिए डायनेमिक रैम वह रैम होता है जहां चल रहे प्रोग्राम या कोई आपने ओपन किया है एप्स या आप ब्राउजर कर रहे हैं, इनके डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करना होता है ताकि सीपीयू तुरंत इनको एक्सेस कर सके। डेटा को बनाए रखने के डीआरएम को हर मिली सेकेंड में डेटा को क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है, वरना वो डाटा खो जाएगा, उसके अंदर से चूता रहता है, लीक करता रहता है उस ससुर नेते। तो इसलिए हर बार उसको रिफ्रेश करना पड़ता है, हमको आपको नहीं करना पड़ता, कंप्यूटर करता है, ध्यान रखिएगा। डी रैम में डाटा जो है कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में स्टोर रहता है और धीरे धीरे लीक होता रहता है, अतः इसे हर 64 मिली सेकेंड में दोबारा चार्ज भरने के लिए रिफ्रेश करना पड़ता है। एस डी रैम, डी डी आर एम, एस डी रैम, जी डी डी आर, एल पी डी डी आर डायनेमिक्स एक्सेस मेमोरी के मुख्य प्रकार हैं, यानी जो हमारा डी आर एम है उसके प्रकार है, पर इसको इतना नहीं पढ़ना है, जब आप बहुत गहराई में डिटेल में जाएंगे तो ये चारों प्रकार पढ़ने पड़ेंगे, पर हमारे एग्जाम के लिए इसे नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर गलती से पूछ ले कि एस डी आर एम, डी डी आर, एस डी आर एम, जी डी डी आर, एल पी डी डी आर का है, तो बताइएगा जो हमारा डायनेमिक एक्सेस मेमोरी यानी डी आर एम जो है उसका ही सब प्रकार है। ठीक है साहब, अगला डाट डाट को काम करते रहने के लिए लगातार विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है। लगातार विद्युत आपूर्ति बनी रहने के कारण इसके अंदर भंडारित किए जाने वाले डाटा को याद रखने के लिए रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। हालांकि यह एक अस्थिर मेमोरी होती है, जिसका अर्थ है कि एक बार विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर इसमें भंडारित डाटा लुप्त हो जाएगा। क्या कह रहा है वो, कहानी बता रहा है। देखिए रैम ही ऐसा होता है, लाइट गया तो डाटा गायब। रैम में दो प्रकार, यस स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। तो भैया डायनेमिक रैम को बार बार चार्ज करना पड़ता है और एक रिफ्रेश नहीं करना, तो इसे तो करना पड़ता है, तो ऑप्शन में ये तो रहेगा नहीं, डीआरएम नहीं रहेगा, इसका प्रकार है ये भी नहीं, इसका प्रकार है ये भी नहीं, बचा कौन? जाहिर सी बात है, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, क्योंकि ये दोनों तो डीआरएम के प्रकार हैं। जब डीआरएम को रिफ्रेश करना पड़ता है तो इनको भी करना पड़ेगा, लेकिन एसआरएम को नहीं करना पड़ेगा। ध्यान यही रखना है सवाल पेपर में साहब, ठीक है। देखिए अब एसआरएम जो होता है वो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यह रैम का एक प्रकार होता है जो कंप्यूटर में बहुत तेजी से डेटा स्टोर के लिए प्रयोग करते हैं। वोलाटाइल मेमोरी होता है, बिजली चले जाने पर डेटा खत्म, हालांकि इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इसमें कैपेसिटर नहीं होता है, कैपेसिटर नहीं होता है। अगला, किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? परमानेंट मेमोरी, तो आपने रैम को पढ़ लिया साहब, अब थोड़ा सा रोम को पढ़ लेते हैं। तो रोम परमानेंट मेमोरी होता है। रीड ओनली मेमोरी क्या है ये? तो पहले आप कहोगे सर पहली बात तो ये नॉन वोलाटाइल है, पहली बात तो ठीक है। परमानेंट काहे है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह मुख्य रूप से अस्थायी निर्देश स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है, यूजर आसानी से बदल नहीं सकता है। जैसे अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर रखना है तो हम उसे रीड ओनली मेमोरी में रखेंगे कि जैसे आप सिर्फ पढ़ सकते हो, उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते हो, ना उसमें आप पिक्चरों नहीं भर सकते हो, गानों नहीं भर सकते हो, उसको आप कुछ नहीं कर सकते हो महाराज, समझ रहे हैं बात को? तो होता है हमारा रीड ओनली मेमोरी। तो कहेंगे सर तो करके कौन देता है? करके कौन देता है? जैसे मोबाइल खोले, कोई ना कोई सामने आया, अरे भाई स्क्रीन पे कुछ आएगा, कहीं पर सेव होगा ना। हाँ, तो कंपनी वाले जो डाटा होता है, सॉफ्टवेयर होता है साथी, वो जो कंपनी वाले जो फीड करके देते हैं वो किस में स्टोर करते हैं? तो कंपनी वाले जो होते हैं वो रीड ओनली मेमोरी में सारा डाटा सब कुछ फीड करके देते हैं। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते, उसमें कंपनी का ही माल मटेरियल सब रहता है। ऐसा नहीं कि आप उसमें अपना खुद का कुछ घुसा दो, ऐसा नहीं है, ना। तो याद रखिए रीड ओनली मेमोरी में आप सिर्फ पढ़ सकते हो, उसको अलग से कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। इस मेमोरी में डाटा सिर्फ एक ही बार स्टोर होता है, दोबारा इसे डिलीट या स्टोर आप नहीं कर सकते हैं। करेंगे तो हालांकि तरीका होता है, उसके प्रकार होते हैं। जैसे देखिए रीड ओनली मेमोरी प्रमुखतः 3 प्रकार के होते हैं। जो आपका ROM होता है वो 3 तरह से बना के कंपनी वाले देते हैं। भाई कभी कभी डाटा को हटाना की जरूरत पड़ जाती है, मान लीजिए, लेकिन एक खतरनाक काम है, इससे आपका लैपटॉप वगैरह हैंग कर जाता है, इसी को बोलते हैं सॉफ्टवेयर मारना। एक तो होता है साथी पी रोम,
जिसे हम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। ये इसे कुछ नहीं कर सकते। एक होता है EPROM, इसी में सब लोग खेला करते हैं, दुकान वाले खूब लूटते हैं। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इस प्रकार के रैम में अगर कुछ रहता है तो उसे इरेज किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। एक होता है इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यानी EEPROM, इसे इलेक्ट्रिक के द्वारा हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो डाटा होगा उसे मिटाया जा सकता है, उसे मिटाया जा सकता है, ऐसे। तो कह रहा है कि रीड ओनली मेमोरी का भाग है, तीनों है। टी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, देखिए पहली बात तो तीनों पूरा नाम याद रखिए। रीड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिक इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। आपका मन करेगा तो प्लीज एक बार गूगल पे इन सबका फोटो देख लेना, मजा आ जाएगा। एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है जिसमें एक बार प्रोग्राम स्टोर करने के बाद लिखी गई जानकारी अस्थायी रहती है, उसे आप मिटाया हटाया नहीं जा सकता है। ऐसा कौन होता है? तो साथ ही ये होता है PROM, जिसे आप लोग तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें एक बार जो डाटा लिख देंगे उसे आप हटा उटा नहीं सकते हैं। ठीक है साहब, तीन प्रकार के होते हैं। अभी आपने देखा EPROM, EEPROM। देखिए PROM नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, एक बार डाटा सेट कर देंगे वही रहेगा, कंपनी वाले जो देते हैं। EPROM में पराबैंगनी किरण के द्वारा इसके डाटा को हटाया जा सकता है और मिटा करके दोबारा उसमें प्रोग्राम भरा जा सकता है। इसे आप लोग सर्च करके गूगल पे देख लेना तो आपको दिखेगा, मदरबोर्ड में रहता है और ऐसे बना रहता है और बीच में इसे सेंसर माने शीशा लगा रहता है, उसी पर पराबैंगनी किरण गिराते हैं, पूरा डाटा जो साथी वो मिट जाता है और फिर से नया डाटा डाल देते हैं। ये EEPROM होता है, ये भी एक अस्थायी मेमोरी होता है। इसका प्रयोग आजकल बहुत कम मात्रा में डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। जरूरत पड़ने पर इसमें विद्युत आवेश के माध्यम से डाटा को डिलीट किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सर रैम और रोम के बारे में समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम कहानी को आगे लेकर चलते हैं और अब हम चलेंगे द्वितीयक मेमोरी की तरफ, जिसे आप बाह्य मेमोरी के नाम से जानते हो, और उसके कई सारे पार्ट हैं, कई सारे भाग हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। कुछ पार्ट पे आज, कुछ पार्ट पे कल। ठीक है, करेक्ट कौन सा कथन सही है? द्वितीयक मेमोरी के डाटा को स्टोर करके लंबे समय तक हम रख सकते हैं। भाई हमारे हार्ड डिस्क में, हमारे पेन ड्राइव में कुछ रहेगा तो जब तक चाहे तब तक, ये सही है। CPU द्वितीयक मेमोरी को डाटा को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, नहीं भाई, CPU कई प्रक्रिया से गुजरता है। अब यहाँ से जो डाटा होगा वो रैम वगैरह लेकर जाएगा, हमारा CPU इसको डायरेक्ट अपने हाथ से नहीं छू सकता, सही है। द्वितीयक मेमोरी के डाटा को इच्छा अनुसार हम हटा भी सकते हैं, जब मन करे पिक्चर डिलीट करेंगे, हमारी मर्जी, सही है। डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। सर सारी स्टेटमेंट सही है। देखिए द्वितीयक मेमोरी अथवा माध्यमिक स्टोरेज, द्वितीयक मेमोरी को हम बाह्य मेमोरी भी कहते हैं। द्वितीयक मेमोरी में सेमीकंडक्टर मेमोरी पर आधारित नहीं होती है, ध्यान रखेंगे। अन्य सभी सेमीकंडक्टर मेमोरी के एग्जांपल है। द्वितीयक मेमोरी में डाटा को स्टोर करके हम लंबे समय तक रख सकते हैं। CPU द्वितीयक मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता है, इसे इनपुट या आउटपुट ऑपरेशन के माध्यम से ही एक्सेस किया जा सकता है। सिक्वेंशियल और डायरेक्ट, देखिए अगर हम देखें तो जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है उसका थोड़ा सा अगर मैं आपसे प्रकार डिस्कस करूं, जैसे प्राथमिक में रैम रोम आ गया, द्वितीयक की अगर हम बात करें तो दो तरह से होता है। एक को हम बोलते हैं साथी अनुक्रमिक, सीक्वेंशियल एक्सेस, अनुक्रमिक पहुंच, और एक होता है डायरेक्ट एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस आपको मैं थोड़ा याद दिलाऊं, पहले जब DVD हुआ करता था, बहुत पहले, अब एकदम पहले चलिएगा आप लोग मेरे साथ। मान लीजिए कि आज आपको गाना सुनना है, कोई गाना आप याद करिए जो आपको याद आता हो, और फिर गाना दूसरा हो, गाना तीसरा हो, गाना चौथा हो, कोई पहला गाना चल रहा है, गाना पांचवा हो, गाना छठवां हो, गाना सातवां हो, और आपको उसमें 5वें नंबर का गाना पसंद है, जिसे आप किसी खास व्यक्ति को सुनाना चाहते हैं, और वो कह रहा है कि मेरे पास बस कुछ चंद समय है। मान लीजिए एक टाइमलाइन दिया कि मुझे 3 मिनट में अगर तुम अपने मन की बात बताना चाहते हो बता दो, तो आप रिमोट उठाते हैं और फॉरवर्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो फॉरवर्ड करेंगे तो क्या होगा, पहले का आला चलेगा, फिर दूसरा का आला चलेगा, समय लगेगा फॉरवर्ड करने में, तीसरा का आला चलेगा, भाग रहा है, आप देखेंगे फॉरवर्ड हो रहा है, खटखट करके चित्र आ रहा है। चौथा जैसे कि तैसे 5वां व्यक्ति बोला कि अब मेरा टाइम ओवर हो गया और उठ के चला जाएगा, फिर आपका नंबर आएगा 5वें नंबर पर। कहने का मतलब कि यहाँ पे वो बेचारा चला गया जिसे आप अपनी बात बताना चाहते थे। क्यों?
क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस नहीं आप कर पाए, आपने सेक्वेंशियल एक्सेस किया, आप किसी सूचना को डायरेक्ट नहीं ला पाए। लेकिन वहीं आप सोचेंगे काश मेरे पास कुछ ऐसा साधन होता, मैं एक बार दबाता, गाने का 5वां नंबर क्लिक करो और खट से पहले से मैं 5वें पहुंच जाता। डायरेक्ट एक्सेस, मैं उस व्यक्ति को अपने मन की बात बता सकता था, हो सकता था मेरा उससे जो है मधुर संबंध बन जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। तो यही चीजें होता है हमारे मेमोरी के अंदर भी। एक होता है जिसमें हम सेक्वेंशियल एक्सेस से पहुंचते हैं धीरे 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 धीरे, और एक होता है डायरेक्ट एक्सेस से पहुंचेंगे, जहां मन वहीं तुरंत खट से पहुंच जाओ। ऐसे ही मेमोरी में था। तो पहले जब स्टार्टिंग हुआ साथी, तो जो हम इस्तेमाल करते, आपको रील वोल याद है क्या हो, जो कैसेट आती थी रील वाली हो, उसमें लगाते थे लोग। तो रील वाले कैसेट में हम डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते थे, गाना भगा के जाना पड़ता था। तो जो चुंबकीय टेप हुआ, डिस्क नहीं, चुंबकीय टेप, ये हमारा अनुक्रमिक पहुंच यानी सेक्वेंशियल एक्सेस वाली डिवाइस थी, चुंबकीय टेप। समझ रहे बात को, ध्यान रखिएगा। सवाल आपसे पूछेगा अनुक्रमिक मेमोरी यानी अनुक्रमिक एक्सेस मेमोरी कौन सी थी, ऑप्शन में बहुत सारा इसे देगा, जवाब आपको चुनना होगा चुंबकीय टेप। डिस्क नहीं घबराइए मामला। देखिए अनुक्रमिक मेमोरी यह एक ऐसा स्टोरेज है जिसके बाद डेटा को एक के बाद एक ही पढ़ा जा सकता है। अनुक्रमिक है, इनाई के क्रम ना ऐसे क्रम से पढ़ा जा सकता है। चुंबकीय टेप आप जानते हैं पहले पतली लंबी प्लास्टिक की पट्टी से बनी होती थी, चुंबकीय परत चढ़ाई जाती थी, उस परत पर डाटा को सेव किया जाता था। चुंबकीय टेप एक क्रमिक एक्सेस मेमोरी का एग्जाम्पल है। मैग्नेटिक टेप 1 इंच लंबाई में 800 से 6250 बाइट इसमें होता था, अर्थात इसमें 800 से लेकर के 6250 बाइट तक का डाटा स्टोर किया जा सकता था, बहुत कम। अगला, तो ये था डायरेक्ट एक्सेस का। लेकिन चुंबकीय डिस्क की भंडारण क्षमता किस पर निर्भर नहीं करती है। अब दूसरा जो है साथी वो है आपका डायरेक्ट एक्सेस, और डायरेक्ट एक्सेस की जो मेमोरी थी वो काफी तेज, काफी शार्प है। ध्यान रखना होगा डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी को लेकर के। इसमें अगर हम डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी को डिवाइड करें, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, तो इसे कई पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो आपका चुंबकीय डिस्क है, चुंबकीय डिस्क। दूसरा आगे चल के ऑप्टिकल डिस्क आया, इसी में सीडी वगैरह आ गया, ऑप्टिकल डिस्क। और अब इस समय हम फ्लैश मेमोरी का प्रयोग करें। फ्लैश कहीं कहीं लिखा था, कहीं फ्लैश मेमोरी। तो ये तीनों के तीनों आपके डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है। ये डैम याद रखना, कहूँ डायनेमिक मत कर देना, डायरेक्ट एक्सेस। तो कह रहा है कि जो चुंबकीय डिस्क होती हैं, अगेन चुंबकीय डिस्क में आप कई डिस्क पाओगे, जैसे चुंबकीय डिस्क में आप हार्ड डिस्क ड्राइव HDD, जो आप देखोगे कंप्यूटर में लैपटॉप में लगा रहता है, या फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, या आप जीप डिस्क, ये सब, ठीक है। तो कह रहा है कि जो जितने भी चुंबकीय डिस्क हैं ये सब, इनकी जो क्षमता होती है वो किस पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर नहीं करती है। तो डिस्क कितना तेज घूम रहा है इस बात पे क्षमता निर्भर नहीं करती है। ध्यान रखिएगा, डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, सही जवाब। देखिए डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी की बात करेंगे तो इसे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस या प्रत्यक्ष मेमोरी अभिगम भी कहते हैं। इस प्रकार की मेमोरी के डाटा को उसके एड्रेस के द्वारा सीधे पढ़ा जा सकता है। जैसे मैंने आपसे कहा 10वें गाना चुना, सीधे 10 पे आ सकते हैं। चुंबकीय डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी इसके एग्जाम्पल हैं। चुंबकीय डिस्क की बात करेंगे तो यह एक ऐसा डिवाइस होता है जो बहुत बड़ी मात्रा में लंबे समय तक डाटा को रख सकता है। यह गोलाकार प्लेट का बना होता है जो आमतौर पर एल्युमिनियम का बना होता है। इसके दोनों तरफ जो है फेरोमैग्नेटिक सामग्री भी लगी होती है। इसकी भंडारण क्षमता डिस्क की गति पर निर्भर नहीं करती है। हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, फ्लॉपी डिस्क, जीप, ये सब निर्भर करता है। कल से हम लोग यहाँ से आगे आपको डिस्कशन में बातें करेंगे। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कल के सेशन को जरूर ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।